Welcome to Uncovered Files. नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे ऐतिहासिक व्यक्तित्व पर बात करने वाले हैं जिनका नाम तो हम सब ने बहुत सुना है, लेकिन सच कहूं तो उनके असल विचारों को शायद हमने बहुत कम समझा है। 23 मार्च 1931 को राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह शहीद हुए थे। उनके बलिदान को तो पूरा देश नमन करता है, लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम उन मिथकों और कहानियों से थोड़ा आगे बढ़ेंगे जो आज समाज में गहराई तक फैल चुकी हैं। हम सीधे मूल दस्तावेजों और उनके खुद के लिखे लेखों के आधार पर उनके प्रामाणिक विचारों की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। तो चलिए पूरे उत्साह के साथ इस सफर की शुरुआत करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का हमारा एजेंडा बहुत सीधा सा है। सबसे पहले हम गलत समझे गए बुद्धिजीवी के रूप में उनकी छवि देखेंगे। फिर उनके विचारों के 3 मुख्य स्तंभों समाजवादी क्रांति, अंतर्राष्ट्रीयतावाद और धर्मनिरपेक्षता व नास्तिकता पर बात करेंगे। और आखिर में देखेंगे कि उनकी असली विरासत क्या है। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं। गलत समझे गए बुद्धिजीवी, हथियारों से ज्यादा किताबों पर जोर। देखिए, आज के पॉप कल्चर और फिल्मों ने भगत सिंह की एक बहुत ही खास तरह की छवि बना दी है। हम अक्सर उन्हें एक ऐसे विद्रोही के रूप में देखते हैं जो हमेशा हथियारों से घिरा रहता है, गुस्से में मूंछों पर ताव देता है। लेकिन अगर हम ऐतिहासिक सच्चाई की बात करें तो वो एकदम उलट है। असल जिंदगी में वो अपने समय के एक बेहद प्रखर और शांत बुद्धिजीवी थे। वो एक शानदार लेखक थे। उनके लेख उस दौर की मशहूर पत्रिकाओं जैसे कीर्ति, अकाली, वीर अर्जुन और प्रताप में छपा करते थे। उनके साथियों का तो यहां तक कहना था कि जब भी वो उन्हें देखते, उनके हाथ में कोई ना कोई किताब जरूर होती थी। और उनके लिए असल हथियार क्या था, ये बात उनके ही इस बहुत ही शक्तिशाली कोट से बिल्कुल साफ हो जाती है। उन्होंने लिखा था, बम और पिस्तौल क्रांति नहीं ला सकते। क्रांति की तलवार विचारों की सान पर तेज होती है। इससे ये साफ साबित होता है कि उनका असली हथियार कोई बंदूक या बम नहीं, बल्कि उनका बौद्धिक चिंतन था। उनके इस ज्ञान और बौद्धिक स्तर को समझने के लिए जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 550। जी हाँ, ये कोई मामूली संख्या नहीं है। ये उन किताबों का एक अनुमानित आंकड़ा है जो उन्होंने छोटी सी उम्र में पढ़ ली थीं। गिरफ्तारी से पहले ही वो करीब 250 किताबें पढ़ चुके थे। और हैरत की बात तो ये है कि जेल में बिताए गए अपने आखिरी 2 सालों के दौरान उन्होंने 300 से ज़्यादा किताबें पढ़ डाली। उन्होंने ब्रिटिश, यूरोपीय, अमेरिकी और रूसी साहित्य का बहुत ही गहराई से अध्ययन किया था। ये दिखाता है कि पढ़ने और सीखने के प्रति उनका जुनून किस स्तर का था। और इसी अध्ययन ने उनके वैचारिक ढांचे की नींव रखी। अब आते हैं उनके विचारों के पहले प्रमुख स्तंभ पर, समाजवादी क्रांति, शोषितों और वंचितों के लिए संघर्ष। मार्क्स और लेनिन के विचारों से वो काफी प्रभावित थे। उनका बहुत ही स्पष्ट मानना था कि सिर्फ राजनैतिक सत्ता का बदल जाना कोई मायने नहीं रखता। उनके दर्शन का मूल विचार ये था कि सच्ची आज़ादी का मतलब शोषण को पूरी तरह खत्म करना है, चाहे शोषण करने वाला विदेशी हो या अपना ही कोई देशवासी। इसे ऐसे समझिए, एक गरीब किसान या मजदूर की जिंदगी में क्या ही फर्क पड़ेगा अगर देश की सत्ता ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड रीडिंग के हाथ से निकलकर सर पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास जैसे किसी अमीर भारतीय के हाथ में चली जाए। शोषण तो आखिर शोषण ही है ना। फरवरी 1931 में उन्होंने एक संदेश दिया था जहां उन्होंने एक बहुत ही अहम अंतर स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना यानी राजनीतिक क्रांति करना एक जरूरी पहली शर्त जरूर है। इसके बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन उनका अंतिम लक्ष्य सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं, बल्कि एक समाजवादी क्रांति लाना था। एक ऐसा बुनियादी बदलाव जो समाज से आर्थिक असमानता को जड़ से मिटा दे। उनकी इस विचारधारा को हम उनके नारों में साफ महसूस कर सकते हैं। क्या हम जानते हैं कि उन्होंने और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर अपनी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम में बदलाव करके उसमें सोशलिस्ट यानी समाजवादी शब्द जोड़ा था? और जब असेंबली में पर्चे फेंके गए या अदालतों में मुकदमे चले तो उन्होंने यही नारे बुलंद किए थे, इंकलाब जिंदाबाद, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और समाजवादी क्रांति जिंदाबाद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं उनके विचारों के दूसरे स्तंभ की ओर, अंतर्राष्ट्रीयतावाद, सीमाओं से परे एक दुनिया। हम अक्सर उन्हें सिर्फ एक राष्ट्रवादी दायरे में बांध कर देखते हैं, लेकिन उनकी सोच केवल भारत की भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं थी। वो वसुधैव कुटुंबकम की प्राचीन भारतीय अवधारणा में बहुत यकीन रखते थे, यानी पूरी दुनिया ही एक परिवार है। 1924 में प्रकाशित उनके एक लेख विश्व प्रेम में उन्होंने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की थी जहां कोई पराया न हो, जहां देशों के बीच का अजनबीपन हमेशा के लिए मिट जाए। इसका सीधा सा मतलब था अंतर्राष्ट्रवाद को पूरी तरह से नकारना।
उनका विजन था कि सच्ची प्रगति तब होती है जब देश आपस में लड़ने के बजाय शांति से व्यापार करें। उन्होंने एक ऐसे दिन का सपना देखा था जब फ्रांस और जर्मनी या अमेरिका और जापान जैसे देश जो इतिफाक में एक दूसरे के कट्टर दुश्मन रहे हैं, युद्ध के मैदान के बजाय व्यापार के जरिए एक दूसरे से जुड़ेंगे। उनका ये तर्कसंगत रवैया राजनीति को देखने के उनके नजरिए में भी झलकता है। 1928 में कीर्ति पत्रिका में उनका एक लेख छपा था। इस एक्सप्लेनर में हम निष्पक्ष रूप से सिर्फ उस लेख में लिखी बातों को सामने रख रहे हैं। उसमें उन्होंने उस समय के दो उभरते नेताओं की तुलना की थी। एक तरफ उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को एक भावनात्मक नेता माना, जो भारत के शानदार अतीत का रोमानीकरण करते थे। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के तर्कसंगत और समतावादी नजरिए की तारीफ की थी, क्योंकि दोनों का ही मानना था कि दुनिया भर के गरीबों को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार मिलने चाहिए। अब बात करते हैं उनके तीसरे और शायद सबसे साहसिक वैचारिक स्तंभ की, धर्मनिरपेक्षता और नास्तिकता, राज्य और आस्था के बीच की दूरी। उस समय देश में सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता के दो मुख्य मॉडल चर्चा में थे। एक था महात्मा गांधी का मॉडल, जहां सरकार सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान और समर्थन करती है, लेकिन भगत सिंह का झुकाव फ्रांसीसी मॉडल की तरफ था। उनका मानना था कि सरकार और धर्म के बीच एक पूर्ण और स्पष्ट दूरी होनी चाहिए, क्योंकि धर्म इंसान का पूरी तरह से व्यक्तिगत मामला है। नौजवान भारत सभा के घोषणा पत्र में तो उन्होंने सीधे तौर पर यह सवाल उठाया था कि क्या इंसान की जान किसी भी धार्मिक प्रतीक से कम कीमती है। इसी कड़ी में जून 1927 में उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प और प्रासंगिक तर्क दिया था। उनका कहना था कि ये जो धार्मिक दंगे होते हैं, ये दरअसल आम लोगों का ध्यान असली मुद्दों से भटकाने की एक चाल है। इन झगड़ों की असली जड़ वो आर्थिक असमानता है जो पूंजीपतियों ने पैदा की है। जब लाला लाजपत राय सांप्रदायिक राजनीति की ओर मुड़ने लगे थे, तो भगत सिंह ने उस विचारधारा का कड़ा विरोध किया और इसके खिलाफ एक पर्चा भी छपवाया था। और जब बात व्यक्तिगत आस्था की आती है, तो उनके विचार उनके सबसे मशहूर निबंध मैं नास्तिक क्यों हूं में बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं। इसमें उन्होंने एक बहुत ही गहरा दार्शनिक सवाल पूछा। उन्होंने लिखा, अगर भगवान ने ये दुनिया बनाई है तो दुनिया में इतना अन्याय, दर्द और दुख क्यों है। उन्होंने ईश्वरीय न्याय पर पूरी तरह से तार्किक सवाल खड़े किए और लोगों को हर गलत चीज को चुपचाप ईश्वर की मर्जी मान लेने के खिलाफ आगाह किया। इसी निबंध में वो न्याय के सिद्धांतों का बड़ी बारीकी से विश्लेषण करते हैं। वो बताते हैं कि न्याय का पहला चरण बदला लेना है, जो अब एक पुरानी और पिछड़ी हुई सोच है। दूसरा चरण सजा है, जो कुछ हद तक अपराध तो रोकता है, लेकिन ये भी काफी नहीं है। उनके हिसाब से आधुनिक समाज के लिए सबसे बेहतरीन तरीका सुधारात्मक न्याय है, यानी ऐसा न्याय जिसका उद्देश्य किसी अपराधी के भीतर सुधार लाना और उसे एक शांतिप्रिय इंसान बनाना हो। अब देखिए, इसी सुधारात्मक लॉजिक का इस्तेमाल करके उन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत को पूरी तरह से नकार दिया। उनका तर्क बहुत सीधा और धारदार था। अगर मान लीजिए कि ईश्वर किसी इंसान को उसके पिछले जन्म की सजा देने के लिए अगले जन्म में जानवर बना दे या किसी बेहद गरीब हालात में पैदा करे, तो वो इंसान खुद को सुधारेगा कैसे? गरीबी और कठोर परिस्थितियां तो इंसान को क्रूर बना सकती हैं। यानी इस सिद्धांत में इंसान के सुधार की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। इस पूरी वैचारिक यात्रा के बाद अब हम अपने एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर आते हैं। उनकी असली विरासत, विचारों को मारा नहीं जा सकता। 23 मार्च 1931 को जब वो फांसी के फंदे की ओर बढ़ रहे थे, तो उनके मन में अगले जन्म या स्वर्ग नरक का कोई ख्याल नहीं था। मौत के इतने करीब होकर भी उनका ये अटल विश्वास था, व्यक्तियों को कुचला जा सकता है लेकिन उनके विचारों को नहीं। वो जानते थे कि उनका शरीर नश्वर है, लेकिन जो तार्किक और क्रांतिकारी विचार वो इस समाज के लिए छोड़ जा रहे हैं, वो हमेशा अमर रहेंगे। और उनका यही विचार आज हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या हम वास्तव में उस महान क्रांतिकारी के असल बौद्धिक, तार्किक और समाजवादी दृष्टिकोण का सम्मान कर रहे हैं, या फिर हम सिर्फ अपनी सहूलियत के हिसाब से गढ़े गए एक मिथक की पूजा कर रहे हैं? सोचने वाली बात है ना। असल में उनका सच्चा सम्मान सिर्फ तस्वीरें लगाने में नहीं है, बल्कि उनके विचारों को पढ़ने, उनके शोषण मुक्त समाज के सपने को समझने और उस पर काम करने में है। इस विश्लेषण में अंत तक साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली बार एक और गहराई से किए गए एक्सप्लेनेशन के साथ। Please subscribe Uncovered Files.